हेलो एंड वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में। आप जानते होंगे पिछले जिस तरीके से घटनाएं पिछले कुछ महीने में सामने आई हैं, भारतीय बैंकिंग सिस्टम के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई बैंकों से फ्रॉड जैसी घटनाएं सामने आई, साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने आई हैं। कई बैंकों में जो उनके अधिकारी हैं वो खुद फ्रॉड कर रहे हैं, और कई बार खबरें ये आ रही हैं कि जो माइथोस जैसे एआई टूल्स हैं वो कैसे बैंकों की कमजोरियों को पकड़कर आपके पैसे पर सेंध लगा सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं, और इन्हीं सब को लेकर आरबीआई जो है वो सख्त रुख भी अपनाता हुआ नजर आ रहा है। अब आरबीआई ने सख्त रुख अपनाया है। कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया था, और अब एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने एक सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बैंकिंग सिस्टम में चल क्या रहा है, बैंकों पर भरोसा आम ग्राहक किस तरीके से करें, और जो सर्वोदय बैंक का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किया है उसमें जिन ग्राहकों का पैसा जमा था उसका क्या होगा, क्या उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं, इन सब पर प्रवीण सर से बात करेंगे। तो प्रवीण सर, जिस तरीके से आरबीआई ने ये एक्शन लिया है, हम देखें कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर 15 दिन में 2 बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किया, अब सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का। तो आरबीआई सर, क्या कुछ आरबीआई को नजर आ रहा है बैंकिंग सिस्टम में, क्या चल रहा है सर? नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा, आरबीआई और सरकार जी। असल में इस वक्त दोनों एक्शन में है और बैंकिंग सेक्टर को लेके दोनों ही एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल में ही वित्त मंत्री की बैठक हुई थी जी। बैंकों के हेड्स के साथ और आरबीआई के एग्जीक्यूटिव्स के साथ, और उसमें मसला पूरा यही था कि बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा कैसे सिक्योर, ज़्यादा कैसे मजबूत कर सकते हैं, एआई के टूल से कैसे बचा जा सकता है। अब आरबीआई ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, बैंक को तत्काल प्रभाव से बंद जी। कर दिया है, लिक्विडेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। एक बड़ी चीज़ जो यहाँ समझना होगा वो ये है कि अब तक ये हो रहा था कि बैंक्स पहले कोलैप्स करते थे, बिल्कुल। उसके बाद आरबीआई एक्शन लेता था। ये संभवतः पहला मौका है जहाँ पे आरबीआई ने एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया बिल्कुल। है, प्रीएम्प्ट किया है कि ये बैंक अब चल नहीं पाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए आरबीआई ने पहले जी। ही बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, बैंक को तत्काल प्रभाव से अपने ऑपरेशंस बंद करने का निर्देश दे दिया। तो ये एक बड़ी घटना है। आपको याद होगा, तकरीबन 2024 के एंड में जी। मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही एक और बैंक था, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव जी। बैंक। वहाँ एक क्राइसिस पैदा हुई थी, आरबीआई को उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना पड़ा था, सुपरसीड करना पड़ा था, मॉरेटोरियम लगाना पड़ा था वहाँ पेमेंट्स को लेके। और उसके बाद अब आरबीआई ने यहाँ पे इस एक और कोऑपरेटिव बैंक है, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक है। अगर हम देखें कि 1.5 साल के भीतर ये दूसरा कोऑपरेटिव बैंक है जिसकी के साथ इस तरह की क्राइसिस सामने आ रही है। तो एक बड़ा मसला यहाँ सामने निकल कर ये आ रहा है कि सामान्य बैंक, देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द जी। हुआ, वो एक अलग अलग मसला है, वो मसला हो गया, पेमेंट बिल्कुल। बैंक की बात है। दूसरा, यहाँ जो सामान्य बैंक हैं, जो लैंडिंग के ऑपरेशंस में भी हैं, जो डिपॉजिट्स भी जी। ले रहे हैं, उनमें कोऑपरेटिव बैंक्स को लेके क्या एक बड़ी फिक्र अब यहाँ पे पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। सिमरनजीत, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना भी चाह रहा था सर कि पहले तो आरबीआई को सर कौन से रेड फ्लैग्स नजर आए हैं सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 1.5 साल में 2 कोऑपरेटिव बैंकों पर एक्शन आरबीआई ने ले लिया, तो क्या ये मान सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इन पर स्ट्रेस बढ़ता हुआ अब यहाँ से नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स असल में आरबीआई की निगरानी में है, आरबीआई के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन इनका अगर आप ओवरऑल तंत्र देखेंगे तो बहुत लूज है। जी। एक नॉर्मल जो सामान्य बैंक है उस पर जिस तरह का आरबीआई का ओवरसाइट होता है, जिस तरह की मॉनिटरिंग होती है, जिस तरह कदम कदम पर आपको रिजर्व बैंक का एक एक जो डायरेक्शन है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना होता है, और वैसा नहीं होता है तो आरबीआई लंबे चौड़े जुर्माने लगाता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़ा सा यहाँ पे रेगुलेशंस के मामले में बचते हुए दिखाई देते हैं, उनके ऊपर उतना ओवरसाइट जी। नहीं है। आरबीआई ने हाल के वक्त में सख्ती की कोशिश
जरूर की है, लेकिन ये समझिए कि 2 साल में, 2 साल क्या 1.5 साल के भीतर जी। 2 बड़े मामले ऐसे आ गए जहाँ पे कि कोऑपरेटिव बैंक्स का जो है, और लाखों लोग असल में इन बैंकों में अपना पैसा जमा कराते हैं। मसलन जो गांव देहात से जुड़े इलाके हैं वहां दरअसल कोऑपरेटिव बैंक्स का नेटवर्क अच्छा होता है। टियर 3 सिटीज में अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छी खासी तादाद में कोऑपरेटिव बैंक्स का नेटवर्क वहां पे दिखाई देगा। इन बैंकों में लंबी चौड़े तादाद में लोग पैसा जमा कराते हैं, गांव देहात के लोग पैसा जमा कराते हैं, कर्ज लेते हैं, एफडीज कराते हैं। सबसे बड़ा संकट असल में इस तरह के डिपॉजिटर्स के साथ पैदा होता है कि अब उनके पैसे का क्या होगा। बैंक किस तरह से वर्क कर रहे थे, आरबीआई ने ये कहा है कि साहब बैंक के पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, उनको पैसे वापस कर सके। बैंक के पास कैपिटल का बड़ा क्रंच यहाँ पे आरबीआई को दिखाई दिया, और वही एक बड़ा रेड फ्लैग था जहाँ रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक कोलैप्स करे उसके पहले ही आरबीआई उसका लाइसेंस रद्द कर दे, ऑप्शन जो ऑपरेशंस हैं उन सबको बंद कर दे। तो सर जिन लोगों का मान लीजिए पैसा इसके अंदर जमा है, अब उनका क्या होगा? वैसे तो 5 लाख रुपए तक पे इंश्योरेंस है कि अगर कोई बैंक कोलैप्स करता है तो आपकी 5 लाख तक की रकम सुरक्षित है। लेकिन अगर किसी का पैसा इससे ज़्यादा है, या जिन ग्राहकों ने भी पैसा जमा कर रखा है, उनका क्या होगा सर पैसे का? देखिए ये किसी भी बैंक में यही सिचुएशन है कि जिस भी बैंक में आपका पैसा जमा है मान लीजिए और 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो डीआईसीजीसी का जो मैंडेट है वो 5 लाख रुपए तक देने का ही अधिकार है। अब आपका 10 लाख रुपए जमा है या 15 लाख रुपए जमा है, आप एंटाइटल्ड हैं केवल 5 लाख रुपए तक लेने के। तो ये एक बड़ा झटका है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने ज़्यादा रकम इस कोऑपरेटिव बैंक में लगा रखी थी। हालांकि रिजर्व बैंक कह रहा है कि 98.36% लोगों को पूरा डिपॉजिट वापस मिल जाएगा, लेकिन बैंक अपनी तरफ से पैसा दे पाने की हैसियत में नहीं है। एक बात, रिजर्व बैंक ने अब लिक्विडेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है, यानी जो असेट्स हैं वो सब बेची जाएंगी, उनसे जो पैसा निकलेगा उस पैसे को डिपॉजिटर्स में डिपॉजिटर्स को उस पैसे को दिया जाएगा। अब 5 लाख तक की गारंटी है, उसके बाद का मसला थोड़ा टेढ़ा है। पहले ये कोशिश की जाएगी कि जो सारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनको अधिकतम रकम मिल सके 5 लाख के उसके तहत। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ज़्यादा रकम दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए ये झटका, अगर 1.5% भी ओवरऑल डिपॉजिटर्स में भी अगर 1.5% भी ऐसे हैं जिनके अमाउंट 5 लाख से ऊपर हैं, तो ये नंबर भी जो 1.5% का नंबर है, लेकिन नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम देखेंगे तो ये तादाद बहुत हो सकती है। बिल्कुल। तो सर आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से हम भारतीय बैंकों में अगर पिछले 2-3 महीने हम देखें, जिस तरीके के बड़े मामले सामने आए, चाहे हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चंडीगढ़ ब्रांच की बात करें, उसमें 690 करोड़ रुपए के आसपास का, वो 590 करोड़ के आसपास का ही एक फ्रॉड का मामला सामने आया। कोटक बैंक की पंचकुला ब्रांच में भी 160 करोड़ रुपए के आसपास का मामला सामने आया, और उसके बाद राजकोट में 2,500 करोड़ के फ्रॉड का मामला सामने आया जिसमें बैंक के खुद के अधिकारी शामिल थे। तो जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं सर, क्या आपको लगता नहीं कि जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ताकि जो आम ग्राहक अपनी जो खून पसीने की कमाई जमा कर रहे हैं उनको थोड़ी ज़्यादा सुरक्षा मिले, सेफ्टी मिले? नहीं, देखिए यहाँ 2 मामले हैं। एक मामला है जो हरियाणा में जो 2 मामले सामने आए, फिर मध्य प्रदेश में एक मामला सामने आया बैंक ऑफ बड़ौदा का, जहाँ पे बैंक को सरकारी पैसे लेने से रोक दिया गया, बाद में वो आदेश रिवोक किया गया। इन सब मामलों में, इन 2-3 मामलों में बड़ा मसला ये था कि यहाँ सरकारी पूंजी फंसी थी, सरकार का पैसा ही बैंकों में फंस गया था। तो ये एक बड़ा वेकअप कॉल था गवर्नमेंट के लिए और आरबीआई के लिए कि साहब जब सरकार का पैसा करोड़ों रुपए में 500-600 करोड़ रुपए डिपॉजिट है और उसको ही लेकर हेरा फेरी हो रही है, उसको लेकर ही फ्रॉड हो रहा है, तो आम लोगों के पैसे का क्या होगा। तो एक ट्रस्ट का इश्यू यहाँ पैदा हुआ। बैंक के अफसर और बाकी अफसर, आप समझिए आईएएस अफसरों को भी, हरियाणा में जो ये जो घटना हुई उसमें 2 आईएएस अफसरों को भी पूछताछ के लिए सरकार ने मंजूरी दी कि इनके साथ पूछताछ की जानी चाहिए। तो ये कॉल्यूजन था, जो सरकार के अफसर हैं उनका भी और बैंक के अफसर हैं उनका भी। ईडी ने बैंक के 2 अफसरों को अरेस्ट किया है इसी मामले में, जो आईडीएफसी फर्स्ट का बैंक का मामला है।
तो यहाँ बहुत बड़ा ट्रस्ट का डेफिसिट दिखाई देता है बैंकों के साथ, और इसी चीज को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं। बैंकों का पूरा धंधा, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, पूरा धंधा जो है जी। वो ट्रस्ट पे टिका हुआ होता है। अगर बिल्कुल। ट्रस्ट यहाँ पे टूटता है तो ये एक बड़ा कंसर्न पूरे पूरे बैंकिंग सिस्टम पे पैदा होता है। ओके सर, आप क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं कि एक जो आम ग्राहक है वो ये कैसे पहचाने कि जिस बैंक में वो पैसा जमा कर रहा है क्या कहीं वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में तो नहीं चल रहा, जिस तरीके से ये सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक था, तो क्या सिग्नल्स ऐसे मिलते नहीं, हैं? देखिए, सबसे बड़ा सिग्नल है रिजर्व बैंक अगर किसी बैंक के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है, अगर किसी बैंक पर जुर्माना लगाता है, तो उस चीज को ट्रैक करना चाहिए कि रिजर्व बैंक ने आखिर क्या कहा है, क्यों एक्शन लिया है, क्या लैप्सेस बैंक को लेकर सामने आ रहे हैं। केवाईसी के इश्यूज बैंकों में आते हैं, डिपॉजिट आपने पैसा किया है और जो दिख रहा है और जो एक्चुअल में है उसमें अंतर दिखाई देते हैं। तो बैंकों के ऑडिट जो है वो जाहिर तौर पर बैंक के इंटरनल ऑडिट, इससे पहले देखिए इंडसइंड बैंक का मामला आया था जहां डेरिवेटिव ट्रेड को लेके सवाल पैदा हुए। एक मसला एचडीएफसी बैंक का आया जहां 81 बॉन्ड्स को लेके मामला सामने आया। बहुत सारे मामले ऐसे होते जहां जो आम डिपॉजिटर है या आम कस्टमर है बैंक का, उसको वो चीज़ें पता ही नहीं चलती कि अंदर खाने चल क्या रहा है। मिस सेलिंग के मसले हैं, तमाम तरीके की इस तरह की चीज़ें। यस बैंक में इसी तरह का मामला सामने आया 2020 में, जब 81 बॉन्ड का मामला सामने आया। यस बैंक को बचाया गया, सरकार ने, रिजर्व बैंक ने, एसबीआई का कंसोर्शियम बना, तब यस बैंक को बचाया गया। तो कई मामलों में डिपॉजिटर्स वाकई आप मतलब आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बैंक के अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल। बहुत बड़ा जो आपके पास सोर्स है जानकारी लेने का, वो रिजर्व बैंक के आदेश हैं जो खबरों में अक्सर आते हैं कि साहब आरबीआई ने किसी बैंक पर को लेकर क्या टिप्पणी की, क्या जुर्माने लगाए। तो मुझे लगता है थोड़ा अवेयर लोगों को रहने की भी ज़रूरत है। ओके, चलिए प्रवीण सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले को आसान तरीके से समझाने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए इस पूरे मामले को डिकोड करने के लिए। और अब नज़र इस बात पर रहेगी कि आगे सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक या और जो बैंक्स हैं उनमें अगर इस तरीके के रेड सिग्नल्स, रेड फ्लैग्स मिलते हैं तो कैसे कार्रवाई होती है, और स्पेशली जो इस सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा है लोगों का, वो उन्हें किस तरीके से वापस मिलता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।